Hello guys, my name is Rahul Sutar and today we will discuss about reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में हम डिफरेंसेस आपस में पढ़ रहे थे। तो मैं आपको 6 डिफरेंस पढ़ा चुका था पिछली क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 7वें अंतर के तरफ चलते हैं। 7वें अंतर में जब हम देखते हैं तो इसमें बेटा क्या होता है कि ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है, क्योंकि जब बेटा इवोल्यूशन हुआ था तो ये जो अंतर है ये आपको इस चीज का आंसर देगा कि जब इवोल्यूशन हुआ तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ऑर्गेनिजम्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की विधि विकसित करनी पड़ी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रिमिटिव एनिमल्स है, प्रिमिटिव प्लांट्स है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी क्या कमी रह गई कि उन प्लांट्स को या एनिमल्स को एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है बेटा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन allow the evolution। ठीक है बेटा जी, देखिए जी, कहने का मतलब क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स निर्माण के समय जो मेयोसिस हो रहा है, मेयोसिस के अंदर बेटा क्या होगा कि जीनों का आदान प्रदान होता है। जीनों का आदान प्रदान होगा तो बेटा जी नए लक्षण बनेंगे, नए टाइप क्रोमोसोम्स के मध्य जब जीन का आदान प्रदान होगा तो नए लक्षणों की उत्पत्ति होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। उस जो आदान प्रदान है उसकी वजह से जो नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, अर्थात आनुवंशिक विभिन्नता। ठीक है बेटा जी, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो बेटा जी इसके अंदर किसी भी प्रकार की जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होगी। तो बेटा जी इसके अंदर क्या होता है कि जो जीन पूल है वो निरंतर बना रहता है। क्या बना रहता है बेटा, निरंतर बना रहता है, यानी कि जो जीन पूल है वो रेगुलर बना रहता है। अब जीन पूल रेगुलर बना रहने से क्या मतलब है, जीन पूल रेगुलर बना रहने से मतलब है बेटा जी जैसा कि जीनोम किसी पेरेंट सेल में था वैसा ही सेम जीनोम उसकी ऑफस्प्रिंग में होगा, उसकी संतानों में होगा। तो बेटा जी जैसा जीनोम पेरेंट्स में है वैसा जीनोम ही संतति के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं आ रही, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार के जीनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो क्या है कि बेटा जी जो जीनोम है यानी कि जीन पूल है वो रेगुलर बना रहेगा। अब जो रेगुलर बना रहेगा तो किसी भी प्रकार की जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगी। तो बेटा जी एसेक्सुअल, तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं आती ही नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। विभिन्नताएं आती है लेकिन वो रिकॉम्बिनेशन से नहीं आती, वो एक अलग टाइप ऑफ वेरिएशन है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर कोई विभिन्नता आएगी तो वो म्यूटेशन की वजह से आएगी। म्यूटेशन बेटा जी कभी भी एक म्यूटेशन अगर किसी सेल के अंदर होगा, किसी जीव के अंदर म्यूटेशन होता है तो बेटा जी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक अच्छा म्यूटेशन ही हो, वो बुरा म्यूटेशन भी हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ जो कैंसर जनित जो एलिमेंट्स होते हैं, कैंसर जनित फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं। जब बेटा अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन के ऊपर गिरती है तो वो स्किन की सेल्स में एक म्यूटेशन उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं वो ऑन्कोजीन्स में तब्दील हो जाते हैं और एक नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल बन जाती है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन है तो वो भी एक म्यूटेशन। तो बेटा जी म्यूटेशन से ये कोई गारंटी नहीं है कि जो लक्षण प्रकट होगा
वो जो पीढ़ी है, जो संतानें हैं, उनमें कोई अच्छा लक्षण ही लेके आए, कोई बुरा लक्षण भी लेके आ सकता है। तो इसलिए बेटा जी म्यूटेशन एक विभिन्नताएं लाने के लिए एक अच्छी विधि नहीं है, इसीलिए नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा चुना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा चुना। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर जंतुओं में पाया जाता है। अगली बात जब हम करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो संतति उत्पादन होता है, जो संतति उत्पादन होता है, ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन जो होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन, वो बेटा जी काफी धीमा प्रोसेस है। धीमा प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बेटा जी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके कई स्टेप आते हैं। जैसे मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे एम्ब्रियो में परिवर्तित होता है और एम्ब्रियो एक नई संतति का निर्माण करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, एक सेल है, दो सेल में डिवाइड हो गई, दो नई संततियां बन गई। एक सेल है, उसके अंदर कोई अतिवृद्धि बनी, वो मूल पेरेंट से अलग होकर एक नए जीव में बन गई। तो आगे जैसे हम विधियां पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तो बेटा जी इसके अंदर संतति उत्पादन धीमा क्यों है? क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस कार्य करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट, जैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन है, और फिर आता है फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स का आपस में मिलना। फिर बेटा पोस्ट जाइगोटिक इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो वो जो इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर एक जाइगोट एक भ्रूण में बदलता है और भ्रूण एक परिपक्व शिशु के रूप में या एक परिपक्व संतति के रूप में जो विकसित होता है, उस इवेंट्स में काफी टाइम लगता है और संतति निर्माण की दर भी काफी धीमी होती है। तो इसमें संतति उत्पादन बेटा जी धीमा होता है। बात करते हैं इसकी, तो बेटा इसमें काफी रैपिड होता है। रैपिड कैसे होता है देख लीजिए। जैसे एक नॉर्मल बैक्टीरिया ई कोलाई की जब मैं बात करता हूं तो ई कोलाई बेटा, ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर हर 20 मिनट बाद एक डिवीजन होता है और ये 2 नई संतति बना देता है। तो बेटा जी 20 मिनट के अंदर ये 1 से 2 हो रहे हैं और वो 2 अगले 20 मिनट के बाद 2 से 4 हो जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। 4 से 8, 8 से 16, इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें संतति उत्पादन काफी रैपिड होता है बेटा। ठीक है बेटा जी। अगली जब हम बात करते हैं तो बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसके अंदर बेटा सेक्सुअल ऑर्गन्स भी तो चाहिए अपने को। सेक्सुअल ऑर्गन का होना भी बहुत जरूरी है। तो बेटा जी इसमें क्या सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, और बेटा जी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन से मेरा क्या मतलब है? जैसे मानव की अगर हम बात करें, ह्यूमन स्पीशीज की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, मादा के अंदर ओवेरी होती है। इसी प्रकार जब हम फूलों की बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें, तो उसके अंदर बेटा जी जायाम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुंकेसर होता है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी इसमें सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है बेटा जी। ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का अंतर। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जी मैं काफी एलेबोरेट करूंगा इसको, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के अंदर काफी नीट के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इस पार्ट से फ्रेम होते हैं। तो बात करते हैं
टाइप्स ऑफ asexual reproduction. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा जी, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप इसके अंदर जो हम कंसीडर करते हैं इट्स कॉल्ड फिशन। फिशन का मतलब बेटा क्या होता है? समद्विभाजन, किसी कोशिका का दो बराबर भागों में बंट जाना कहलाता है समद्विभाजन, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फिशन। एक्चुअली फिशन एक पूरा नाम नहीं है, इट्स कॉल्ड बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी फिशन। समद्विभाजन, किसी कोशिका का दो भागों में बंट जाना। ठीक है बेटा जी, तो इसके अंदर भी चार टाइप में आपको बताऊंगा। किस किस टाइप में आज तक आपने पढ़ा होगा जरूर, बाइनरी फिशन जरूर पढ़ा होगा अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, लेकिन बेटा जी वो क्वेश्चंस 9वीं क्लास तक ही सीमित थे। अब जब आप नीट की तैयारी के लिए करने जाओगे तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अमीबा के अंदर किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं आपको टाइप बताऊंगा फिशन के। तो बेटा जी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। कितने टाइप्स? बाइनरी फिशन के, बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन के 4 टाइप हैं। पहला है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। ठीक है बेटा जी। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ठीक है बेटा जी। तीसरा है ट्रांसवर्स binary fission, and the fourth is oblique binary fission. ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी जो मैं डायग्राम्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ उनको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह एक इर्रेगुलर बाइनरी फिशन होता है, किस प्रकार एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है, किस तरीके से ट्रांसफर बाइनरी फिशन होता है, और किस तरीके से ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन होता है। तो बेटा जी इर्रेगुलर बाइनरी फिशन का मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मान लीजिए एक अमीबा की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा जी? अमीबा की। ये इसका केंद्रक है एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका केंद्रक है। अब बेटा जी आपने एक बात पढ़ी होगी कि अमीबा की कोई विशेष शेप नहीं होती, किसी भी प्रकार का हम एक डिफाइन नहीं कर सकते कि क्राइटेरिया की अमीबा की शेप ऐसे ऐसे होगी। तो बेटा जी जब किसी चीज की कोई शेप ही नहीं है तो उसके डिवाइड करने का जो एक्सिस है वो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? अब ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, 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 और ये किसी भी प्रकार से डिवाइड होकर 2 सेल्स का निर्माण फॉर्मेशन कर देता है। 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। मान लीजिए एक अमीबा है, ये इसमें यहाँ से विभाजन स्टार्ट हुआ एंड देन फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है एंड देन ये फिर 2 अलग अलग सेल्स में बंट जाता है। ठीक है बेटा जी। तो इसमें हम किसी भी प्रकार के अक्ष का निर्धारण नहीं कर सकते कि कैसे एक अमीबा डिवाइड करता है, किस अक्ष पे डिवाइड करता है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है अमीबा के केस में। सो इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, देखिए नाम से भी
स्पष्ट हो रहा है इर्रेगुलर, यानी कि रेगुलर नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। तो इर्रेगुलर बाइनरी फिशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमीबा। ठीक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार हम जब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की जब हम बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, बेटा जी आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, यूग्लिना, जिसको हम पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी भी कहते हैं, क्योंकि जब दिन के समय लाइटिंग होती है, सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट होता है, तो उस समय यूग्लिना अपने अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से खुद ही अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। लेकिन रात्रि में जब उसे भोजन के लिए धूप या प्रकाश नहीं मिल पाता तो वो एक जंतु की तरह व्यवहार करता है, वो दूसरे जंतुओं को खाता है। तो बेटा जी ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन पाया जाता है यूग्लिना के अंदर। जब आप यूग्लिना की स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूग्लिना की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, यहाँ पर इसके फ्लैजिला भी पाया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में बेटा क्या होगा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है, यहाँ से ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से ये डिवाइड होकर दो पुत्री यूग्लिना का निर्माण कर देगा। ठीक है बेटा जी, ये दो यूग्लिना का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, बेटा ये एक्सिस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का एग्जांपल क्या हो गया, यूग्लिना हो गया बेटा। क्या होगा, यूग्लिना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूग्लिना की सेल वॉल के अंदर जो पाई जाती है वो पेलिकल प्रोटीन होती है, जो भित्ति पाई जाती है उसे पेलिकल कहते हैं, वो एक प्रोटीन से बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि यूग्लिना की सेल वॉल को क्या कहते हैं, तो इट्स कॉल्ड पेलिकल बेटा। ठीक है, ट्रांसवर्स बीएफ के अंदर क्या होता है, जब आपने पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखी होगी, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, ऐसा सा कुछ पैरामीशियम होता है। ठीक है बेटा जी, अब पैरामीशियम के अंदर बेटा जी क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है ऐसे ऐसे। तो बेटा जी ये पैरामीशियम ऐसे डिवाइड होगा एंड दो पुत्री पैरामीशियम में बदल जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जांपल याद कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है बेटा जी, ट्रांसवर्स बीएफ के अंदर इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम ऑब्लिक्यू के अंदर क्या होता है बेटा, सेरेशियम। इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा, सेरेशियम, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। अब ऑब्लिक्यू का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्लिक्यू का मतलब होता है तिरछा। किसी चीज को तिरछा जब हम काटते हैं तो उसको हम ऑब्लिक ही कहते हैं। आपको मैं सिरेशियम की स्ट्रक्चर बता दूं, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कहीं मिले। सिरेशियम का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, तो जो इसका जो उसके अंदर इस तरीके से तिरछे रूप से कोशिका का विभाजन होता है एंड वो दो पुत्री कोशिकाओं में बंट जाता है। तो बेटा काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिरेशियम, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा सामने। तो बेटा यहाँ से हमारा बाइनरी फिशन तो पूरा होता है। अब मैं आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोटोमी बताऊंगा कि प्लाज्मोटोमी क्या होता है। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मोटोमी के अंदर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि किसी सेल में अगर बहु केंद्र के, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बाइनरी फिशन हो गया, तो आप ये बात कह सकते हैं कि सर इसके अंदर तो एक ही केंद्र था, चलो ठीक है मान लिया, डिवाइड हो गया, दो सेल्स में बट गया। लेकिन अगर किसी सेल में अगर बहु केंद्र की अवस्था हो तो वो कैसे डिवाइड करेगा,
ठीक है बेटा जी। तो दूसरा मैं आपके साथ बात करता हूँ प्लाज्मोटोमी की। किसकी बात करता हूँ बेटा? प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी प्लाज्मोटोमी क्या होती है बेटा? कुछ जंतु जो बहुकेंद्रकीय अवस्था में पाए जाते हैं वो अपने समान दूसरी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, एंड देन जब उनमें एक केंद्र का ट्रांसफर होता है वो केंद्र भी अंदर बार बार रेप्लिकेट होके सेम केंद्र का निर्माण कर लेता है जितने पेरेंट सेल्स के अंदर थे। तो इसके अंदर एग्जांपल आते हैं पिलोमाइक्सेला, एंड एक एग्जांपल और होता है जिसका ओपेलिनिडीज। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, लाइक ए फ्लावर। ये सब बेटा इसके केंद्रक हैं। तो ये बेटा जी क्या करता है कि ये अपने समान नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, अपने समान नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये कोशिकाएं, अब ये एक केंद्र को इसके अंदर ट्रांसफर करता है, एंड ये केंद्र बार बार रेप्लिकेट होकर नए केंद्रकों का निर्माण करता है जिससे कि सेल पेरेंट सेल के बराबर मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है। ठीक है बेटा जी। तो इसके दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है पेलोमाक्सा एंड द सेकेंड इज ओपेलिनिडीज। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेलोमाक्सा एंड द सेकेंड इज ओपेलिनिडीज। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से प्लाज्मोटोमी आपकी खत्म होती है और मैं आपके साथ एक नया टॉपिक, द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट्स कॉल्ड बडिंग, आपके साथ डिस्कस करूंगा। बडिंग बेटा क्या होता है? बडिंग का अर्थ होता है मुकुलन। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब हाइड्रा जनन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब तैयार होता है तो अपने साइड में कोई छोटी सी अतिवृद्धि बनाता है जो बाद में ग्रोथ करके एक नए जंतु का निर्माण करती है। तो देखिए बेटा जी, बडिंग बडिंग के अंदर बेटा जी क्या होता है कि कोई अतिवृद्धि एक पूर्ण सेल का निर्माण कर देती है, एक पूर्ण सेल का निर्माण, पूर्ण संतति का निर्माण कर देती है। सॉरी, अब जो अतिवृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं? कलिका। कलिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड। तो इसलिए दैट्स फॉर बडिंग। पहला एग्जांपल मैं आपके यहाँ लेता हूँ, यीस्ट का एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका। लेकिन जब आप यीस्ट देखोगे तो आप मुझसे ये जरूर पूछोगे कि सर ये एक फिशन का टाइप नहीं है क्या? जब आप देखोगे तो आप मुझे कहोगे कि सर ये फिशन का टाइप नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये एक यीस्ट है, ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है यीस्ट की। ये एक यीस्ट है। यीस्ट के अंदर बेटा जी क्या होता है कि कोई छोटी सी आउटग्रोथ उत्पन्न हो जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यीस्ट एकमात्र एक कोशिकीय कवक है। एकमात्र एक कोशिकीय कवक कौन सा है बेटा? यीस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यीस्ट का उपयोग बहुत उद्योग धंधों में किया जाता है, ब्रेड बनाने में काफी यूज है यीस्ट का। तो कोई छोटी सी आउटग्रोथ उत्पन्न हो जाती है, एंड देन द न्यूक्लियस डिवाइड्स, और एक न्यूक्लियस इसके अंदर भी आ जाता है। इस न्यूक्लियस के डिवीजन से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एंड वो उस अतिवृद्धि, उस बड, उस कलिका के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब बेटा जी देखिए क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये जो बडिंग है, बड है, ये ग्रोथ करते हुए यीस्ट से अलग हो जाती है। अब बेटा जी ये तो पेरेंट यीस्ट है, ये संतति यीस्ट है।
ऑफस्प्रिंग यीस्ट है ये। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्या एक सेल डिवीजन नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अरे एक टाइप का सेल डिवीजन ही तो है ये, कि एक कोशिका बंटी, दो केंद्रक बने और दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, जबकि ये कोशिका तो पहले से ही प्रेजेंट थी। तो जो यीस्ट के अंदर जो बडिंग है उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ नेम दिया जाता है कि ये एक प्रकार का असमान कोशिका विभाजन है, असमान समसूत्री कोशिका विभाजन है बेटा जी। तो बेटा जी ये नए यीस्ट बन गया, इसे कहते हैं हम बडिंग। अब बेटा जी कई बार क्या होता है कि ये स्टेज सीधी ही नहीं आती, इस स्टेज के आने से पहले कुछ परिवर्तन या एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ ऐसे चेंज आते हैं कि जो ये बडिंग उत्पन्न हुई है, इस बडिंग पे भी कुछ और छोटे छोटे बर्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे बर्ड्स उत्पन्न होते हैं उन पे भी और छोटे छोटे बर्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, सभी अब काफी बडिंग नहीं हो गई क्या? तो इस अवस्था को हम कहते हैं टोरुला अवस्था। क्या अवस्था कहते हैं बेटा? यीस्ट की टोरुला अवस्था। तो यीस्ट की जब टोरुला अवस्था की बात आएगी तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि किसी यीस्ट के अंदर एक से अधिक बड्स या कलिकाओं का निर्माण हो जाना टोरुला अवस्था कहलाता है। ठीक है बेटा जी, यीस्ट का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मैं बडिंग के एक सेकंड लेवल की बात करता हूं जो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुकोशिकीय होता है। तो अब जो बहुकोशिकीय होगा, जरा सा मैं आपको बता दूं, क्या आपको टोटिपोटेंट सेल के बारे में पता है? पूर्ण सशक्त कोशिकाओं के बारे में। बेटा जी पूर्ण सशक्त कोशिका टोटिपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है? टोटिपोटेंट सेल का मतलब ये होता है कि कोई एक जीव की कोई एक ऐसी सेल जिसको अगर हम बाहर निकाल के या जीव से अलग करके अगर उसको अच्छी कंडीशंस, वही कंडीशन जो एक जीव के भ्रूण के निर्माण के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न की जाए उस सेल के बाद, तो वो एक पूर्ण जीव का निर्माण कर दे। जैसे हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, आजकल काफ़ी स्टेम सेल बैंक्स बने हुए हैं। जैसे अगर भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाती है तो अगर बाल्यकाल में हमने अपनी स्टेम सेल्स को किसी स्टेम सेल बैंक में जमा किया हो तो हमारा इलाज, ऐसी बीमारियों का इलाज भी संभव है जो लगभग दुनिया में लाइलाज मानी जाती है। जैसे बेटा बोन मैरो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, तो ये सब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्टेम सेल को पहले ही कलेक्ट किया गया है तो आप आसानी से उस रोग का उपचार करवा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं हमारे आज की लास्ट टॉपिक हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा, हाइड्रा बेटा आपने काफ़ी नाम सुना होगा हाइड्रा का। हाइड्रा के अंदर बेटा क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एक्सोजीनस बडिंग पाई जाती है। एक्सटर्नल एक्सोजीनस बडिंग पाई जाती है, बाहरी एक्सोजीनस बडिंग पाई जाती है। तो इसके अंदर बेटा जी क्या होता है कि ये मान लीजिए एक हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रा बेटा मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर होता है। अब इससे क्या हुआ कि एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली, एंड दिस आउटग्रोथ, फर्दर ये आउटग्रोथ बड़ी होकर, थोड़ी विकसित होकर पेरेंट्स से अलग हो जाएगी, एंड फिर ये एक स्वतंत्र हाइड्रा की तरह अपना जीवन यापन करेगी। तो ठीक है बेटा जी, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे स्पॉन्जेस के अंदर बडिंग होते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर जो इंटरनल बडिंग होती है। आज मैंने आपको एक्सटर्नल
बडिंग पाई है, जो शरीर से बाहर जो बडिंग हो रही है, बाहर की साइड जो बडिंग हो रही है, उसके बारे में बताया। कल हम डिस्कस करेंगे कि एक स्पॉन्जिस के अंदर किस प्रकार एक अंतर्वृद्धि उत्पन्न होती है, एक इंटरनल बड उत्पन्न होती है, जिससे एक नए जीव का निर्माण करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा कि अगर छिपकलियों की पूंछ भी कट जाए तो वो भी रीजनरेट हो जाती है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको कल के लेक्चर में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा एंड फर्दर फिर हम जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है प्लांट्स का, जो हमारा मेन टॉपिक है, बिकॉज वो हमारी किताब के अंदर मेंशन है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो दो टाइप्स हमारे दिए हुए हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो उन दोनों को हम समझेंगे। जो आगे की उसके अंदर विधियां हैं वो भी समझेंगे। उसके बाद अगर हम फूल की एक फ्लावर की स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके जो सेक्सुअल पार्ट है उनको समझेंगे, एसेक्सुअल पार्ट है उनको समझेंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।